नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आलोक सिन्हा आप सभी का स्वागत मेरे YouTube चैनल द एस्पायरेंट में करता हूं। जैसा कि थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है कि RRB PO और क्लर्क जिसका जो है फॉर्म फिल किया जा चुका है, आपको पता है। और एग्ज़ाम जो है शेड्यूल्ड है प्री का आपका अगस्त में, और उसके बाद जो है यदि मैं बात करूँ मेंस की मैं बात करूँ तो वो शेड्यूल्ड है आपका सितंबर और अक्टूबर में, और साथ ही में इंटरव्यू में बात करूँ तो अक्टूबर नवंबर में, और फाइनल रिजल्ट जो इसका आना है वो आना है 1 जनवरी 2023 को। तो ये जो अभी एग्ज़ाम आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है, तो इसकी तैयारी कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी प्री के लिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके लिए मेंस के लिए, और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी इंटरव्यू के लिए, वो सारी स्ट्रेटजी को मैं आपके सामने जो है बारी बारी में इस अपने अपने अलग अलग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि RRB PO और क्लर्क की जो प्री है, यहाँ पर आप कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं और कैसे इसको प्री को जो है प्री की कट ऑफ को आप अपने स्टेट के पार कर सकते हैं। अब जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं अपने बारे में और इस चैनल के बारे में थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। मेरा नाम आलोक सिन्हा है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ, और जो है मैंने लगभग 7-8 सालों तक बैंकिंग की मैं मतलब तैयारी की थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, और मैंने सारी चीज़ों को लगभग पढ़ा था, बैंक्स भी, इंश्योरेंस भी और SSC भी, रेलवे, सारी चीज़ों को मैंने पढ़ाई किया। और वो मतलब बिना किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्सेज मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली थी ऑफलाइन या ऑनलाइन। और उसके अलावा जो है सिर्फ खुद की बल पर और काफ़ी ज़्यादा फेलियर्स को देखने के बाद जो है मैंने जो है कुछ जॉब्स ली है, जिसमें मेरा जो है SSC CSL 2018 मेरा सिलेक्शन हुआ था। IHQ डिपार्टमेंट में मुझे LDC का पोस्ट मिला था। उसके बाद LIC असिस्टेंट 2019 में मेरा सिलेक्शन हुआ था एम्प्लॉयर कैंडिडेट के रूप में, बाद में मेरा सिलेक्शन उसमें भी हो गया था। उसके बाद आपका IBPS क्लर्क 2020 में जो है मेरा सिलेक्शन हुआ था PNB में, और मैं अभी वर्क भी कर रहा हूँ PNB में। और साथ ही में जो है SSC CGL 2019 में मुझे JSO का पोस्ट मिला। अब इसमें आपने पता होगा कि जैसा मैंने बताया कि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स मैंने इस बीच में दिए। तो मैंने RRB के भी कई एग्ज़ाम दिए थे, RRB 8वीं 9वीं 10वीं ये सब सारे एग्जाम्स मैंने दिए थे। और मेरा जो है 8वीं के पहले मैंने एग्जाम्स दिए थे, तो वो सारे मेरे तो क्लियर नहीं होते प्री, लेकिन फिर 8वीं से मेरे प्री क्लियर होना स्टार्ट हो गए थे। और उसके बाद 9वीं में जो है मेरा जो RRB 9 जो 2020 में हुआ था, उसमें मुझे प्री में जो है वो 67.25 नंबर है, जैसा कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में। और उसमें मेरे रीजनिंग में जो है 37.75 मार्क्स थे, और क्वांट में मुझे जो थे 29.50 थे, जो कि आप बगल में आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मुझे इतने स्कोर आए थे। इसके अलावा 2021 वाले में भी मेरा अच्छा स्कोर था, 2019 में मेरा अच्छा स्कोर था, लेकिन उसकी स्कोर कार्ड मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वरना मैं भी आपको वो भी शो कर देता। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि आपको पता ही है कि 80 मार्क्स का जो है एग्जाम होता है आपका, 40 जो होता है मैथ और 40 रीजनिंग का सेक्शन होता है, और ये जो कंपोजिट टाइम होता है 45 मिनट का। यहाँ पर आपको कोई सेक्शनल टाइम नहीं दिया रहा था, एक कंपोजिट टाइम होता है जहाँ पर आप बीच में भी चाहे तो शिफ्ट कर सकते हैं रीजनिंग से मैथ या मैथ टू रीजनिंग। ठीक है, तो कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो आप समझ लें कि जैसा कि मैंने बताया कि 80 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं प्री में, 45 मिनट का आपको टाइम होने वाला है। प्री के बाद मैं PO की बात करूँ तो प्री के बाद मेंस होगा, मेंस आप क्लियर कर लेते हैं तो इंटरव्यू होगा, और 80-20 का रेशियो होता है इंटरव्यू और मेंस और इंटरव्यू का, और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। मेरिट जो आपकी बनती है वो बनती है आपकी मेंस और इंटरव्यू को लेकर। मैं यदि क्लर्क की बात करूँ तो क्लर्क में आपका जो होता है प्री क्वालिफाइंग नेचर का होता है, PO में भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मेंस में जो आपका एग्जाम होगा उसकी मैं डिटेल वीडियो को और बना दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, वहाँ पर आपको क्या होता है कि मेंस में ही जो हो सारा मेरिट आपका वही डिसाइड करता है। तो मेंस में आपको क्लर्क में अच्छा से अच्छा स्कोर करना होता है, और वहीं से जो है कि आपकी एक फाइनल रिजल्ट बन के आती है, जो कि बिल्कुल मेंस के स्कोर पे बेस्ड होती है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ सीन चलता है। अब मैं यदि कुछ सीट्स की बात करूँ तो इस बार जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो काफ़ी कम देखने को मिली है RRB से। उम्मीद है कि जब तक आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तब तक और भी वैकेंसी ऐड होंगी, जैसा कि हर साल का ट्रेंड देखा जाता है। इस बार 88,106 वैकेंसीज जो है अभी तक रिपोर्ट RRB ने की है। ठीक है, जिसमें क्लर्क्स की मैं बात करूँ तो वो है आपका 4,483, और PO की मैं बात करूँ तो वो है 2,676 वैकेंसी। ठीक है, तो अब जल्दी से चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आप एग्जाम को अटेंड करें, क्या एग्जाम में करें, कौन मॉक्स लगाएं, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करें, ताकि आपका जो है RRB PO जो है वो क्लियर, या RRB क्लर्क जिसकी भी आप एग्जाम दे रहे हैं वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको इतनी बातें पता होगी, अभी आपके पास लगभग 1 महीना का टाइम बचा है, तो आप 1 महीने का कैसे मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। तो
तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको आपका जो सिलेबस है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल सीरियस एस्पायरेंट है और आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें आती है। तो आपको सबसे पहले आपको सिलेबस आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिना सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट किए जो है आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। ये सारे लोगों से गलती होती है कि वो हल्का फल्का सिलेबस खत्म कर देते हैं और उनको लगता है वो मॉक देने लगते हैं और फिर मॉक में मार्क्स कम आते हैं तो घबराने लगते हैं। वो लगता है मेरा जो है ये नहीं हुआ, मुझसे ये नहीं हो रहा। तो एक्चुअली भाई आपने सिलेबस को अच्छे से समझा ही नहीं है। आपने जो आपसे एग्जाम डिमांड कर रहा है उस चीज़ को आपने समझा ही नहीं है और आप उसकी आपका जो लेवल है वो इस लेवल तक पहुंचा ही नहीं है, इसलिए आपका प्री या कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आप सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि मैथ में हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे आपको पता है अर्थमेटिक होता है, मैथ की मैं बात करूँ और क्वेश्चन होते हैं जैसे आपके DI से क्वेश्चन आते हैं, सीरीज से क्वेश्चन आते हैं और आपका जो क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन आता है। तो ये सारा सेक्शन बहुत फ्रूटफुल होता है, यहाँ से आप मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं मैथ में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैथ के बारे में बताता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और आपको पता होगा कि असल में क्या होता है ना, जो प्री का एग्जाम होता है किसी भी बैंक्स का, आप किसी भी एग्जाम को ले लो, चाहे IBPS ले लो, RRB ले लो, SBI ले लो, किसी का भी बैंक्स का आप ले लो, चाहे LIC को ना ले लो, आपका क्या होता है ना, प्री का लेवल बहुत ईजी होता है, कट ऑफ हाई जाती है। तो यहाँ पर क्या मेंटेन करना है ना, आती उतनी चीज़ आपको भी आती, मुझे भी उतना ही है, लेकिन होता क्या है कि आप एग्जाम टाइम में कितना कूल रह पाते हो, एग्जाम में कैसी आपकी फ्लुएंसी है, और वो फ्लुएंसी एक दिन में नहीं आती, वो डिपेंड करता है कि आपने मॉक्स पीछे कितने मार रखे हैं। ठीक है, तो कैसा आप फ्लुएंट चल रहे हो, आप कहीं एग्जाम के बीच में फंस तो नहीं रहे और आपकी फ्लुएंसी यदि अच्छी रही, आपकी स्पीड अच्छा रहा, तो आप बिल्कुल जो है वो RRB या कोई भी एग्जाम बैंक्स का क्लियर कर जाओगे, क्रैक कर जाओगे। समझ रहे हो, मैं प्री की बात कर रहा हूँ, मेंस में चीज़ें बदल जाती है, वो अगली वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो अब देखो मैं क्या करता था और आपको क्या करनी चाहिए। यदि मैं अपने बारे में बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं तो आप में से बहुत सारे लोग मेरी बातों का विश्वास नहीं करेंगे। असल में क्या था ना कि मेरा क्या था कि मैं इतनी ज़्यादा चीज़ों की तैयारी कर चुका था, मैं सारी चीज़ों की मैंने तैयारी की है, SSC, बैंकिंग, रेलवे, सब चीज़ को। तो मैं बैंकिंग के किसी भी एग्जाम की प्री के लिए कुछ ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करता था, मैं ज़्यादा कुछ पढ़ता ही नहीं था। मुझे इतना पता था, मुझे सारी चीज़ों के बारे में पता था कैसे कैसे चीज़ें आनी है। मैं एग्जाम टाइम के पहले 4, 5, 6, 8, 10 टेस्ट मार लेता था, बस, ज़्यादा नहीं। 10 टेस्ट से ज़्यादा मुझे नहीं याद है कि मैंने किसी भी बैंक के एग्ज़ाम को क्लियर करने से पहले मारा है। ठीक है, तो 10 टेस्ट मेरे लिए इनफ होता था, वो बिल्कुल एक रिदम पकड़ा जाता था मेरा और बिल्कुल जाके जो है मैं एग्जाम में देता था और अच्छा स्कोर कर लेता था। लेकिन चीज़ें आपके लिए ऐसी नहीं हो सकती, तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल वही एक प्रोसेस अपनाना है जो आपने बिल्कुल सुना होगा और यही सही प्रोसेस है कि मॉक्स। पहले सिलेबस खत्म करो, सिलेबस का अच्छा से पकड़ होना चाहिए, उसके बाद आओ मॉक्स पे। अब मॉक्स कौन सा उठाना है ये बहुत बड़ी चीज़ होती है और यहाँ पे मैं आपकी मदद कर देता हूँ। देखो, सब सारे लोग गलती क्या करते हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल वाले बताते हैं कि ये देख लो डिस्क्रिप्शन में, ये मॉक्स को फॉलो करो, ये बढ़िया वो बढ़िया है। भाई कोई भी मॉक्स बढ़िया नहीं है, सबसे बढ़िया है प्रीवियस ईयर। उससे अच्छी तैयारी आपकी कोई भी मॉक्स नहीं करा सकता, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो मॉक्स ये प्लेटफॉर्म वाले जो तैयार करते हैं ना, वो हार्ड कर देते हैं। ठीक है, और जब आप हार्ड मॉक्स को देते हो जाके प्री में, तो आपका कट ऑफ नंबर कम आता है। नंबर जब कम आता है तो आपको लगता है यार आपका मोरल डाउन हो गया, आप बिल्कुल डिमोटिवेटेड फील करते हो, लगता है मुझसे नहीं होगा। और यही चीज़ एग्जाम समय भी आपके साथ होता है। तो बिल्कुल भी किसी भी मॉक्स को नहीं मारना। यदि किसी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो तो वहाँ पर जो प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड जो है मॉक्स, उनको मारो। ठीक है, या ऑफलाइन भी देख लो, बहुत सारी किताबें हैं, मैं भी जब मारता था किरण वगैरह से मारता था, तो वो मॉक्स मुझे बहुत हेल्प करती थी। मैं और भी कोई भी ऐप से, ना टेक्स्ट बुक, ऑलीबॉट से कोई भी मॉक में नहीं मारता था, सिर्फ मैं प्रीवियस ईयर मारता था। यदि आपके पास समय है, आपके पास टाइम है और आपकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है तो आप मार सकते हो कुछ ही, लेकिन ज़्यादा फोकस आपका जो होना चाहिए वो प्रीवियस ईयर पेपर पे ही होना चाहिए। वही आपकी सही तैयारी भी कराता है और वही एक सही लेवल भी दिखाता है कि जो आपको एग्जाम में आना है। क्योंकि प्री का कट ऑफ हाई रहता है तो लेवल ज़्यादा रहता नहीं है, डिपेंड करता है कि आप उस दिन कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आपने पहले कैसी पढ़ाई कर रखी है और उस दिन आपका रिदम कैसा रहता है। ठीक है, तो ये तो मैंने मोटा मोटी ओवरऑल चीज़ें बता दी। अब एग्जाम को देने का सही तरीका क्या होना चाहिए, मॉक्स को देने का सही तरीका क्या होना चाहिए। देखो, मैं सबकी बात तो नहीं बता सकता, क्योंकि आपको भी पता है ना कि जो स्ट्रेटजी होती है और जो पत्नी होती है वो ना लोगों को हमेशा दूसरों की सुननी होती है, दूसरे की देखनी होती है। लेकिन पता है, आपको पता है ना, असल में सच्चाई क्या होती है ना, ये दोनों ही चीज़ें, चाहे आपकी स्ट्रेटजी हो चाहे आपकी बीवी हो, वो आपकी खुद की ही आपको काम आती है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी से आपको मदद नहीं मिलेगी। आप मेरी स्ट्रेटजी को सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट आपको खुद को करना है कि आपके अंदर क्या कमी है, आप में क्या अच्छा है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, उस अनुसार से अपनी स्ट्रेटजी बनाओ और उस अनुसार से आप एग्जाम को पकड़ो। मैं क्या करता था, देखो, मैं यदि आप जानना चाहते हो मैं बताता हूँ। जैसे मैं क्या करता था एग्जाम देने टाइम या किसी भी मॉक्स को देने टाइम, जैसे मैं यदि पहले रीजनिंग की बात करता हूँ, तो रीजनिंग के समय मैं क्या करता था
कि जो भी आपका सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है या पजल वाला क्वेश्चन है या 5 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, मैं पहले बनाता था। अब डिपेंड करता था क्या कि एग्जाम का लेवल कैसा। जैसे मैं आरआरबी की बात करूं तो आरआरबी में आप ऐसा देखा होगा आपने, जैसे मैंने देखा 37 साढ़े 37 नंबर मुझे थे उस वाले एग्जाम में आरआरबी वाले में, तो मैं क्या करता था कि जो भी 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते थे मैं पहले उन्हें बनाता था। ठीक है, उन्हें पहले बनाता था और वहाँ पे क्या होता था, जो कि छोटे छोटे सिंगल क्वेश्चन आते हैं मैं उन्हें स्किप करता जाता था। एक बार जब ऐसा लग जाता था कि मैंने सारे लगभग मैंने जो भी पजल्स है सारे बना लिए हैं, सारे सिटिंग अरेंजमेंट बना लिए हैं, तो मैं शिफ्ट करता था मैथ की तरफ। ठीक है, मैं सिंगल क्वेश्चन को नहीं छोड़ता था। खास कुछ एक क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे गलती होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे आपका एक क्वेश्चन होता होगा कि 4 अल्फ़ाबेट है, इन 4 अल्फ़ाबेट से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिनकी मीनिंग सही हो, ये वो। तो ये सब भाई आप बिलीव नहीं करोगे, ये वाला क्वेश्चन मैंने जिंदगी भर स्किप किया बैंकिंग में, ये मैंने कभी बनाया ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, स्किप करना है। और जो आपके बनने वाले क्वेश्चन है जहां पर आपको 2 मिनट समय लगे लेकिन 5 क्वेश्चन बन जाए, उसको पहले करना है। समझ रहे बात को? तो रीजनिंग को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या आप समझ पा रहे होगे। मैं नॉर्मली 25 और 20 का रेशियो रखता था। 25 मिनट में रीजनिंग के लिए रखता था और 20 मिनट में रखता था मैथ के लिए। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि आपका उस दिन का क्वेश्चन कैसा है। हो सकता है मैथ का इजी आ रहा हो, रीजनिंग थोड़ा हार्ड आ रहा हो, लेकिन एक ओवरऑल जो मैं करता था मैं आपको वो सेंस बता रहा हूँ कि मैं 25 और 20 का रेशियो रखता था। और सबसे पहले मैं डिपेंड बड़ा जो क्वेश्चन होता था रीजनिंग का उसको सॉल्व करता था। हाँ, अब यदि ऐसा ही कोई पजल मुझे देखने से ही लग रहा है कि ये पजल सच में बड़ा है तो मैं इसको स्किप कर देता था, मैं ऐसा नहीं बनाता था। बाकी जो रिमेनिंग 4-5 पजल मैं बना के वो वाले पजल को छोड़ देता था। समझ रहे मेरी बातों को? तो ये तो हुआ रीजनिंग को करने का तरीका। अब मैथ को करने का सही तरीका क्या होना चाहिए मेरे अनुसार। देखो मैथ में क्या होता है, मैथ में क्या है कि आपका जो है 2 सेक्शन है। सबसे पहले अर्थमेटिक का सेक्शन। अर्थमेटिक में पहले बात करता हूँ। अर्थमेटिक में क्या होता है, आपको ऐसा नॉर्मली देखा होगा, मेरे साथ भी ये हुआ है कि जब मैं पहले के जब मेरे प्री नहीं निकलते तो वहाँ उसमें क्या होती थी ना, ये आपके साथ ही प्रॉब्लम फेस आप कर रहे होंगे। रीजनिंग मेरा एकदम सही रहता था, रीजनिंग में मैं अच्छा स्कोर कर लेता था, 30-35 में बना लेता था। जब मैं मैथ में आता था ना तो मैथ का जो भी सेक्शन होता था, जो कि छोटे मोटे क्वेश्चन जो कि जैसे आपका जो ईजी में जल्दी बन जाते हैं, जैसे आपका सीरीज का क्वेश्चन है यदि वो ईजी है तो जल्दी बन जाता है। आपका जो है कुछ सिंप्लीफिकेशन के या अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन दिए हैं तो वो बन जाते हैं, साथ ही में क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन है वो बन जाते हैं, कुछ डीआई बन जाते हैं। लेकिन जब मैं सारी चीज़ों को करके अर्थमेटिक पर आता था ना तो अर्थमेटिक के लिए जो 7-8 मिनट मेरे पास बचते थे, मैं सोचता था कि जल्दी से 7-8-9 क्वेश्चन बन जाए, वहाँ पे नहीं बनते थे, वो 2-3-4 ही क्वेश्चन बनते थे। और यही मेरा सबसे बड़ा कारण था कि जो मेरा रिजल्ट डाउन होता था। ठीक है, तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अर्थमेटिक पे आपको पकड़ करनी है, अर्थमेटिक को इग्नोर करके नहीं चलना है। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि अर्थमेटिक का पोर्शन नीचे जाता है और डीआई वगैरह मुश्किल आ जाता है, तो लोग डीआई को पहले कर देते हैं और वहाँ पे क्या हो जाता है कि आपका टाइम निकल जाता है और आपका वो समय भी ले लेता है और अर्थमेटिक बाद में आपको बदल जा रहा है अर्थमेटिक इतना ईजी था। तो अर्थमेटिक पे वर्क करो मेरे भाई। अर्थमेटिक में जो भी 10 चैप्टर हैं आपके, 9-10 चैप्टर जो भी है आपका, जैसे सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, रेलवे रेलगाड़ी है, परसेंटेज है, ये सारी चीज़ों को अच्छा से पकड़ बना के चलो। 200-300 वर्ड 200-300 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे इसके। ठीक है, मैं एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा कि भाई कौन सी बुक लिस्ट मैं कौन सी फॉलो करता था। ठीक है, कौन कौन सी क्या क्या ट्रिक्स थी, वो सब चीज़ें मैं एक डिटेल वीडियो में अलग से बता दूंगा। तो ये पहली वीडियो है इस सीरीज की, आरआरबी का जो भी आपका एग्जाम है इसकी बहुत सारी वीडियोस में डालने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, जब अब चाहे आपका मेंस का टाइम हो, इंटरव्यू का टाइम हो, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे आपको काम करना, वो सारी वीडियो में समय समय पे अपलोड इस चैनल पर करता रहूँगा। इसकी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो मैं जैसा मैं पहले बता रहा था कि आपको 200-300 क्वेश्चन हर चैप्टर के करने हैं। ठीक है, कुछ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अर्थमेटिक के, वो कैसे बनाने हैं वो बता दूंगा अगले वीडियो में। उसके बाद अर्थमेटिक पे पकड़ना है। ठीक है, अब मैथ को एग्जाम टाइम या मॉक टाइम में कैसे करना है, देखो सबसे पहले मैं क्या करता था ना, मैं खोजता था क्वेश्चन। जैसे मैंने स्टार्ट किया, जैसे मुझे मान लो सीरीज वाले मिल गए तो मैं सीरीज वाले बना लिया, फिर मुझे डीआई मिल गया तो डीआई को मैं देख लेता था, डीआई कैसा है वो एक कागज पे नोट कर लेता था कि ये 5 नंबर से 10 नंबर तक डीआई है। ठीक है, तो मैं छोड़ देता था डीआई को आगे छोड़ के बढ़ जाता था। मेरी कोशिश रहती थी कि पहले क्वाड्रेटिक, अप्रोक्सीमेशन और सीरीज, ये 3 यदि है मुझे कहीं पे मिल रहा है तो ये 3 रहता ही था, ये इसको बना लेना है। ठीक है, तो मैं पहले इसके बाद 10-12 क्वेश्चन इधर से बन जाते थे। ठीक है, उसके बाद मैं आता था डीआई पर। डीआई पे मुझे जो लगता था 2 या 3 डीआई है, मुझे इसमें लगता था कि ये दोनों ईजी है तो मैं वो ईजी वाला पहले बना लेता था। ठीक है, उसके बाद मान लो एक डीआई टफ रहता ही रहता है, ये बात तो आप जान के चलो, एग्जाम में आपको एक डीआई टफ मिलेगा। ठीक है, तो मैं उसको स्किप कर देता था और फिर मैं आता था अर्थमेटिक की तरफ। तो अर्थमेटिक के आने के पहले लगभग मेरे जो है 15 से 20 सवाल मेरे इधर बन जाते थे मैथ में। ठीक है, तो उसके बाद जब मैं अर्थमेटिक की तरफ आता था
तो उसके बाद मैं, चूँकि अर्थमेटिक पे मेरी अच्छी फोकस थी, अच्छी पकड़ थी, तो मैं लास्ट के यदि 6-7-8 मिनट में मेरे पास बच रहे थे तो उसमें मैं बहुत क्वेश्चन कर जाता था, 9-10 क्वेश्चन तक मैं बना जाता था। और उसके बाद भी ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे तो वापस आकर मैं DI में टाइम लगाता था। तो यही होता है सही तरीका आपको एग्जाम को अटेंड करने का, चाहे आप मॉक्स मार रहे हो या एग्जाम मार रहे हो। तो देखो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है, तो मैं अलग अलग पार्ट्स में और भी चीज़ें बताते रहूँगा, जो भी मेरे पास है आपके लिए, जो भी मैं आपकी मदद कर पाऊँगा, मैं अलग अलग वीडियोज़ में लाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो में मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया कि एग्जाम को आपको कैसे पकड़ना है, कैसे आपको एग्जाम को देना है और कैसे अच्छा से अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करना है, ठीक है, और स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। मैंने अपना स्कोर कार्ड भी आपको दिखा दिया कि 67.75 नंबर भी लाई जा सकते हैं यदि आप सही तरीके से पढ़ो और सही तरीके से एग्जाम दो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरा एक टेलीग्राम वाला ग्रुप है, वहाँ पर आ जाओ, वहाँ मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो। मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चले जाओ। मैंने कुछ और वीडियोस जो बनाई हैं आपके रिलेटेड, कलर से रिलेटेड मैंने एक और PO से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई थी, और मैंने बिल्कुल सैलरी और अलाउंस के बारे में, उनके डिटेल के बारे में, चीज़ें के बारे में बताया था मैंने कि IBPS कलर की क्या अलाउंसेस और सैलरी होती है, IBPS PO की क्या अलाउंसेस और सैलरी होती है। वो वीडियो यदि देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टेलीग्राम वाले ग्रुप में आ ही जाओ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे जो है फॉलो करना चाहते हो तो कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं बिल्कुल भरोसा दिलाता हूँ कि मुझे बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है, और मेरा ये एक्सपीरियंस जो है आपकी ये जो जर्नी है, ये जो आपकी एक प्रिपरेशन की जर्नी है, उसको बहुत आसान भी बनाएगी और बहुत खूबसूरत भी बनाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए